हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग फ़ातिमा, नजफ़, ऐमन, ठीक हो आप लोग? ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ। इन्फॉर्म करो सबको जल्दी से, ठीक है?
हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठंड कैसी पड़ रही है? मेरा इसके बाद भी है, 1 बजे तक है। हाँ जी। अभी तक सिर्फ 15 लोग ऑनलाइन हो, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हो? सोचते हो तुम लोगों का रिजल्ट भी आने वाला। गुड मॉर्निंग एक्सा, कैसी हो? मिशेल कैसी हो? वर्दा, सिद्रा, लिका, शाइस्ता, नुसरत, फातिमा, किस तरह कैसे हो आप लोग? एमन बड़े दिनों बाद ऑनलाइन हुई हैं। एमन कहाँ थी इतने दिन? लाइबा कैसी हो? फातिमा कैसी हो? नजर, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों को पता है कि हमारी एक वो चल रहा है, हमारा एक लेक्चर चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। स्टेप वाइज हैं, यूनिट वाइज हम उसमें चल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमने उसको कवर कर लिया है। अभी हम मज़ीद देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखा था, टाइप ऑफ रोल कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंट्रापर्सनल क्या है, रियलिटी शॉक क्या है। सबसे पहले हमने रियलिटी शॉक देखा कि क्या है, फिर हमने उसकी जो है वो कॉजेज़ देखे हैं, फिर उसके बाद हमने फेजेस देखे हैं, और इसके साथ हमने फेजेस देख के फिर इसके बाद हमने देखा कि इनअप्रोप्रिएट अप्रोच किस तरह से की जाती है जब डील करना होता है उन लोगों ने शॉक के साथ। हाँ जी, अक्सर मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, सिमरा कैसी हो? अच्छा, शॉक फेज़ हो गया। फिर इसके बाद हमने सारे फेजेस जितने भी थे उनकी हमने टिप्स भी साथ साथ देखी थी। फिर इसके बाद हम उस पे आ गए थे, डिग्रीज पे आ गए थे। मुबशरा आपकी तरफ नेट का, हाँ ये सब पढ़ लिया हुआ है। हाँ जी मिशेल, आवाज़ क्यों कट रही है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है नेट। अच्छा, ट्रांजिशन हमने देखी थी कि न्यूली जो जॉइनर होते हैं या न्यूली, हाँ नेट का इशू हर तरफ ही आ रहा है, पूरे पूरे पंजाब में मेरा ख्याल है नेट का इशू है ठंड की वजह से। अच्छा, हमने फिर उसके बाद जो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं उनका हमने देखा था, सारे स्टेजेस देखे थे कैसे वो कोप करते हैं। रियलिटी शो के 4 रीजंस देखे थे जो कि हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा हमने नीड्स देखी थी, रियलिटी शो में हमने नीड्स देखी थी, स्पेशल नीड्स जो होनी चाहिए नॉइस नर्स की, उसमें हमने काफ़ी सारी। लेकिन एमन, आप लोग अपने नेट का किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके रिपीट नहीं होने और आपका बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला टाइम जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम ही होने हैं। तो इसलिए ज़रा इस टाइम को ना ठीक से और केयरफुली इसका यूटिलाइज़ करो। हमने इंटरपर्सनल देखी थी, क्लिनिकल स्किल्स देखी थी, और डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशनल और प्रायोरिटी सेटिंग स्किल्स, ये सब हम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल हमने स्किल देखी थी, डेलीगेशन देखी थी, प्रायोरिटी सेटिंग देखा था, स्ट्रेटजीज हमने देखी थी कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि ईज हो जाएगा ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या होगा, बायोकल्चरलिज्म हमने देखा था, इसके बायोकल्चरलिज्म दूसरा रोल मॉडल देखा था, और मेंटोर्स हमने देखा था। प्रिसेप्टरशिप मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, सेल्फ मेंटोरिंग क्या होती है, अपने आप को खुद से गाइड करना और अपनी मेंटोरिंग करना क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अभी नहीं पता कुछ भी, पेपरों की बात नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम क्या है ये हमने देखा था, ये किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। कीज टू सर्वाइवल ड्यूरिंग ट्रांजिशन, क्या कीज हैं जिनसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम।
Self esteem or belief in oneself comes as the novice nurse passes through the stages of reality shock and into career in nursing. सेल्फ एस्टीम या बिलीव जो है ना किसी का अपने ऊपर होना एज द नॉइस नर्स पासिस थ्रू द स्टेजेस ऑफ रियलिटी शॉक एंड इनटू कैरियर इन नर्सिंग. ठीक है कि आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है और आपके जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, या अपने ऊपर आपका जो बिलीव है, ये क्या है, ये पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ रियलिटी शॉक से जब आप गुजरते हो तब आता है, और जब जैसे ही कैरियर में पहुंचते हो तब ये वाला टाइम आपका स्टार्ट होता है. ठीक है. सेल्फ एस्टीम इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है. मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है दोनों चीज़ें सेल्फ एस्टीम कब बनती है, जब कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को मर्ज कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो तब जाके सेल्फ एस्टीम बनती है. तो दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं. फिर उसके बाद है इंडिविजुअल्स विद द हाई सेल्फ एस्टीम कैन क्रिटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टैकल ऑब्स्टेकल्स. ठीक है. Individual with the high self esteem जिनकी high self esteem है can critically solve problems and tackle obstacles. और जितने भी obstacles होते हैं उनको solve कर सकते हैं, उनको easily tackle कर सकते हैं problems को, और वो जो है उनको इतनी ज़्यादा problem नहीं होगी उनके साथ जो है वो इन problems को resolve करने में, इन problems को face करने में easily manage कर सकते हैं. Take sensible risk, believe in themselves and take care of themselves. क्या है कि sensible risk, सेंसिबल आपने रिस्क बिलीव लेने हैं themselves and take care of themselves. फिर उसके बाद है nurse with a self esteem are effective and respond to themselves and other in a healthy way. The nurse with जिसकी अपनी सेल्फ एस्टीम पे ग्रिप है और कॉन्फिडेंस है, आर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू देमसेल्व्स, उन लोगों के लिए, और अदर्स अपने लिए और दूसरों के लिए, इन अ हेल्दी वे. और वो अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, डिसीजन पावर अच्छी होगी, उनके कंसेप्ट अच्छे होंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे. दे कैन अकम्प्लिश मोर बिकॉज दे फेल कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स. और ये किसी भी चीज़ को अकम्प्लिश करना हो, किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी गोल को अचीव करना हो, उसके लिए ये इजीली कर पाते हैं या कर सकते हैं. क्योंकि ये कंफर्टेबल फील करते हैं अपने काम करने में और अपने बारे में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने कामों में इन्वॉल्व होने में. तो इनके लिए किसी भी काम को करना बहुत ईजी है. फिर इसके बाद कीज़ क्या है सर्वाइवल की ड्यूरिंग ट्रांजिशन. सबसे पहले है थिंक बिफोर आंसरिंग. Take a few minutes before you answer and decide what is best for you. ठीक है. सोच पहले हमेशा सब, अगर आप सर्वाइवल करना चाहते हैं, ट्रांजिशन में अगर आप जाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन हमारी यानी कि हमारी लाइफ में जो एक चेंज आ रहा है उसे हम सक्सेसफुली अचीव कर लें और उसे अकम्प्लिश करें, तो उसके लिए ज़रूर कुछ कीज़ हैं. अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा. जैसे कि अभी आप ट्रांजिशन फेज़ में आने वाले हो, क्योंकि आप सीनियर हो, आप फाइनल ईयर हो. ठीक है. तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसको जो है ना इस सारी सिचुएशन से कोप करना. जैसे कि थिंक बिफोर आंसरिंग, हमेशा कुछ भी कहने से पहले सोचो, कुछ भी रिप्लाई करने से पहले. ठीक है. क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं, जैसे कि आपका जो प्रोफेशनल एरिया होता है, आपका जो जॉब की जगह होती है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों का मिसयूज़ किया जाए, लफ्ज़ों को तोड़ के लफ्ज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेशन लफ्ज़ों की जाती है. ठीक है. तो अपने आप को
बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने वर्ड्स रखो, अपने वर्ड्स को वर्थ के साथ रखो। फिर उसके बाद है टेक अ फ्यू मिनट बिफोर यू आंसर एंड डिसाइड। हमेशा बात करने से पहले कुछ मिनट के लिए सोचो, ठीक है? कुछ मिनट लो और डिसाइड करो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। आप क्या रिप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी और चीज़ें आपके हक में होंगी, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी। इन तमाम बातों को सोचो और फिर डिसीजन लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लो कि मैं आपको कहती हूँ कि जैसे अक्सर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जी, कहा जाता है कि ये तो बीएसएन वाले तो बहुत बदतमीज़ हैं, ये तो बहुत जवाब देते हैं, ये तो काम नहीं करते, ये तो ऐसे कहते हैं हमें, ये तो रिप्लाई ऐसे करते हैं, ये हमें ये कहते हैं, वो कहते हैं। मतलब इस तरह के आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि उन इल्ज़ामात का नतीजा क्या निकलता है कि फिर आपका काम जो है वो आपका मोरल जो है वो डाउन होता है। भले आप जितना मर्ज़ी काम करते हो, लेकिन जब इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं तो अच्छा फ़ील नहीं होता, ठीक है? अपने आप में आप जो है ना वो डिप्रेस्ड फ़ील करते हो कि मैं तो इतना सारा दिन काम करता हूँ, मैंने एक सीनियर को सिर्फ़ इतना सा ही बोला ना कि ये चीज़ ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, और इस बात पे उसने इतना गुस्सा कर लिया, इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं थी। तो उससे आप अपने आप में डाउन फ़ील करते हो, ठीक है? अच्छा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? तो आपने अपना इमेज डाउन नहीं करना, आपने अपनी डिग्री के साथ जस्टिफाई करना है, ताकि क्योंकि जब आप जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लेते हो और फिर इस तरह से किसी के साथ बात करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, उसको फिर गलत इंटरप्रेट करते हैं और फिर कहते हैं ये डिग्री वाले ऐसे ही हैं, ठीक है? अच्छा, और क्या है, गेट राइड ऑफ माइनर थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी। और ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, यानी कि नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है? ब्रिंग योर लंच एंड ईट इट इन अ क्वाइट स्पेस रेदर देन स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर ब्रेक वेटिंग इन लाइन। हमने उस दिन ये क्या बात की थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, लंच नहीं लेके आते हो और टाइम वेस्ट करते हो लाइन में लग के कि हम कैंटीन पे जाएंगे, मेस में जाएंगे और वहाँ से लंच लेंगे, तो उसमें आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट होता है और आपकी काम करने की कैपेसिटी क्वालिटी भी कम होती है, ठीक है? सपोर्ट योर कोवर्कर्स, बी अ गुड लिसनर। अपने कोवर्कर्स जो हैं उनके साथ आपने अच्छा बिहेव करना है, उनको सपोर्ट करना है और गुड लिसनर बनना है, ठीक है?
वी आर कंफर्टेबल यूनिफॉर्म एंड शूज़। हमारी लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात हुई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंफर्टेबल शूज़ और जो है वो ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से वॉक कर सको और अपना काम कर सको। यू कांट थिंक इफ़ योर फीट हर्ट एंड योर पैंट्स आर टू टाइट। आपको इस तरह के आपके ड्रेस और शूज़ होने चाहिए कि आपको आपके दिमाग में ये सोच ही ना आए कि मेरे पाँव जो है वो दुख रहे हैं और मेरी पैंट टाइट है। ट्रीट योर सेल्फ, डू समथिंग नाइस एवरी वीक। अपने आप को इस तरह अच्छे से ट्रीट करो, अपने आप को पार्टी दो, अपने आप को ट्रीट दो और अपने आप को पैम्पर करो। और क्या है, डू समथिंग नाइस एवरी वीक। हर महीने हर हफ्ते जो है वो अपने लिए अच्छा सा कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज करो कि जिसकी वजह से आप जो है वो हर वीक में एक दफ़ा, जिस तरह से ये होता है कि वीकेंड पे लोग आउटिंग करना पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं कि मैं फ्रेश होऊंगा, मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँगा तो मैं अपने अंदर चेंज फील करूँगा। इस तरह का लोग चेंज लाते हैं और करना पसंद करते हैं, ठीक है। अवॉइड पीपल हु इरिटेट और हसल यू। ऐसे लोगों से अवॉइड करो जो इरिटेट करते हैं और जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और पेसिमिस्टिक पीपल कैन ब्रिंग यू डाउन। और जो पेसिमिस्टिक पीपल होते हैं उन लोगों से हमें अवॉइड करना है, जो आपको लेट डाउन करना चाहते हैं उन लोगों से दूर रहो, उनसे, जैसे कि मैंने फातिमा को कहा था, ठीक है। तो इस तरह जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाते हैं आप उनको अवॉइड करो। आपने टेंशन से थोड़ी दूर भागना है, टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, कीप इन टच विद योर सेल्फ। अपने साथ जो है वो कीप इन टच विद योर सेल्फ, डोंट टेक ऑन एवरीवन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। अपनी फिक्र करो, अपना काम करो। हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक का बोझ अपने कंधों पर उठाने की ज़रूरत नहीं है। से नो एंड डोंट फील गिल्टी, ठीक है। नो कहने की आदत डालो और नो पे गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। कीप इन टच। अपने ये नहीं कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और बाद में आपको पछताना पड़े कि मैं अपना काम करूँ, कि मैं सबको किस का मैं अपने ऊपर जो है वो बोझ डाल लूँ और फिर मेरे से होना। और नो कहने पे रिग्रेट नहीं रखना, गिल्टी नहीं होना। जो काम नहीं कर सकते हो उसको ना कहना है, ठीक है, ठीक है। रिमेंबर, नर्सिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर आप किसी को टाइमली नो नहीं बोलते, चीज़ों को बहुत ज़्यादा पेंडिंग करते हो और बाद में उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये होता है कि आपस में रिलेशंस ख़राब होते हैं। तो बात को इतना बढ़ाने से बेहतर है कि आप पहले ही सामने वालों को नो बोलो और उसका माइंड क्लियर करो कि मैं तेरा ये काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, पहले ही अगला बंदा मेंटली प्रिपेयर रहता है कि भाई इसने तो मुझे रिफ्यूज़ किया हुआ है। जब आपसे होता नहीं है काम और फिर अब बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर उससे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो ज़्यादा लड़ाई की तरफ जाती हैं और फिर वहाँ पे आके नर्सिंग जो है वो लेट डाउन होती है कि भाई इसने तो फिर अगले बंदे को ये क्लियर रहता है
کہ भाई इसने तो मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, इसने तो मुझे रिफ्यूज़ कर दिया था, तो इसलिए मुझे कोई इससे एतराज़ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हमने देखी थी और इसके अलावा क्लिनिकल स्किल्स हमने देखी थी, इंटरपर्सनल स्किल्स सीखी थी। इंटरपर्सनल में हमने काफ़ी चीज़ें डेलीगेशन सीखी थी। और अब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में क्या है, द यूज ऑफ अ रेपो शीट कैन एनेबल द नॉइस नर्स टू नोट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द शिफ्ट रिपोर्ट। ठीक है, द रिपोर्ट शीट जो है वो क्या करती है, रिपोर्ट शीट जो है वो हेल्प करती है किस चीज़ में, आपके जो है वो द यूज़ ऑफ रिपोर्ट शीट कैन एबल द नॉइस नर्स टू नोट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब आप ओवर देते हो तो ओवर देते हुए अगर आपने एक रिपोर्ट शीट बनाई हुई है तो वो आपको उससे आपको हेल्प मिलेगी आपको ओवर देने में। ठीक है, जैसे कि जो आप न्यू हो, न्यू ज्वाइनर हो और आपको इतना पता नहीं है कि मैंने ओवर कैसे देना, मैंने ये बात हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है या मेडिसिन है या फीवर है या बीपी है, अप एंड डाउन हो रहा है और वो आपको बताना नहीं आ रहा, वो आपसे मिस हो जाता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ों को राइटिंग में रखो। जब राइटिंग में होगा तो आपको भूलेगा नहीं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अगली शिफ्ट में बताना ईजी रहेगा। और अगर आप ओवर के दौरान अपने हाथ में एक डायरी रखते हो या रिपोर्ट शीट को ही रखते हो तो उससे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो आपको ओवर में मिली है या आपने ओवर में देनी है, वो जब आप साथ साथ राइट डाउन करते हो तो चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का पार्ट है। फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रांसडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर। तो इसके अलावा जब आप शिफ्ट रिपोर्ट ले रहे हो किसी और से भी खुद दे रहे हो या ले रहे हो अदर मेंबर से जो कि ट्रांस डिसिप्लिनरी जो हेल्थ केयर में है, यानी कि आपकी ही शिफ्ट के और लोग हैं, जब उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे या दोगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी मैनेज करना। लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल is common when the vice nurse assignment becomes much heavier than that of a स्टूडेंट नर्स। अच्छा, ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन की ये लैकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये कॉमन है कि जितने वॉइस नर्सेज होती हैं जो बिल्कुल जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया होता है उनकी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादा हैवी दे देते हैं भी, अब ये ज्वाइन इसने आके ज्वाइन कर लिया, अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा काम दो क्योंकि अब ये स्टूडेंट नहीं है। तो ये इनकी गलत स्किल है। इस तरह करने से जो स्टूडेंट जो न्यूली अपॉइंटेड लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं। The report sheet can also be used to document occurrence during the shift. रिपोर्ट शीट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट करने के लिए जो भी अकरेंस हुई है किसी भी टाइप का, कोई भी चेंज आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं हम कि कोई आपके सामने कोड ब्लू रन हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद another suggestions for the noise nurse is to contact a former nursing instructor। ठीक है, इसके अलावा another suggestions जो होते हैं जो कि नॉइस नर्स देना चाहती है किसी भी प्रॉपर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर वगैरह को भी हम ये चेंज चाहते हैं या इस तरह से काम किया जाए, या मैं न्यू हूँ लेकिन इसके अंदर हम इस काम में ये चेंजेस ला सकते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लिनिकल स्किल्स में क्या है, द ग्रेजुएट नर्स मस्ट बी अलाउड to develop clinical skills based on experiences. The novice nurse can develop competence with clinical skill during the orientation phase by asking to observe and experience nurse performance नर्स परफॉर्म। अच्छा, नवाइस नर्स जो है वो डेवलप करेगी कॉम्पिटेंस को विद क्लिनिकल स्किल्स। ठीक है, जो न्यूली ज्वाइनर है वो क्या करेगी, वो अपने अंदर जो है वो कॉम्पिटेंस को डेवलप करेगी, जैसे जैसे काम करेगी। हो सकता है उसका वो पहला इंस्टीट्यूट है, इससे पहले उसने कहीं पे काम नहीं किया, उसने कुछ नहीं सीखा और वो यहाँ पे काम करके सीख रही है, तो वो क्लिनिकल स्किल्स जो है उसके अंदर अपनी कॉम्पिटेंसीज लाएगी, उसमें अपने आप को एक्सपर्ट करेगी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन फेज। जब वो सीख रही है, जब वो ओरिएंटेशन फेज में है, तभी क्लिनिकल स्किल्स में उसको ये चाहिए कि जब आप न्यू हो और कहीं पे जब आप सीख रहे हो काम, तो जल्द से जल्द आप अपने अंदर चेंज लाओ, अपने आप को अपने काम को इतना इन्हांस करो, जल्द से जल्द सीखो, अपने स्किल्स को पॉलिश करो और ये सारा काम आप अपने ओरिएंटेशन फेज में ही कर लो। कैसे करोगे, बाय आस्किंग टू ऑब्जर्वेशन एन एक्सपीरियंस नर्स। जब आप ऑब्जर्व करते हो और क्वेश्चंस करते हो अपने एक्सपीरियंस नर्स से, परफॉर्म दो स्किल्स विद द नॉइस नर्स इज लेस
उन एक्सपीरियंस नर्सिस है जो कि वो स्किल्स परफॉर्म कर रही हैं, किन के साथ काम कर रही हैं, जो कि न्यूली जॉइनर हैं और जो कि लेस फेमिलियर हैं। और फिर उसके बाद है देन वॉइस नर्स आल्सो कैन प्रोवाइड द नर्स मैनेजर एंड मेंटोर विद द लिस्ट ऑफ स्किल्स दैट नीड फर्दर प्रैक्टिस। इसके अलावा जब आप न्यू जॉइनर हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव, जब आप न्यूली अपॉइंटेड हो तो ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, ये आपके लिए एक अच्छा रिफ्लेक्शन हो सकता है कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो भी आपके हेड नर्स हैं या सीनियर हैं, अगर आप उसे ये बात कहते हो, टीम लीडर को या अपने सीनियर्स को ये बात कहते हो कि भाई मैंने ना सिस्टर मैंने ना अभी तक आई लाइन नहीं लगाई, मैं सीवीपी पास करवाना चाहती हूँ, जो भी सीवीपी होगी उसमें आपने मुझे खड़ा करना, मैंने अभी तक लंबर पंक्चर नहीं करवाया, और मैंने अभी तक जो है वो ड्रेसिंग नहीं करवाई, सिजेरियन के पेशेंट को मैंने एम्बुलेट नहीं करवाया, मैंने एनजी नहीं पास की, एनजी फीड कैसे देते हैं, फॉलिज रिमूव कैसे करना है, ठीक है। इस तरह के जब आप क्वेश्चनिंग करते हो और आप कहते हो कि ये मेरी लिस्ट है, मैंने सीवीपी पेशेंट को पास हुई है, इसकी सीवीपी अब मैंने मेजर करनी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करते हो और उन्हें बताते हो बातें, तो आपका जो सामने वाला होता है जब वो ये चीज़ सुनता है तो उसे पता लगता है कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, काम करने में, सीखने में, तो वो लोग आपको खुद बुला के हैप्पीली आपको काम सिखाते हैं। तो इसमें आपने शाय नहीं होना, हेजिटेट नहीं होना, जहाँ आपको सीखने की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आपने ओपनली बताना है कि मैं यहाँ पे ये काम सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा आपके लिए एक अच्छा एक्सप्रेशन भी देता है, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है कि ये बंदा जो है वो गुड लर्नर है, और साथ में आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी इससे एनहांस होती है प्रोफेशन में, ठीक है। फिर बात आ जाती है इंटरपर्सनल स्किल्स की। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं? अच्छा, आप लोगों का कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने सीखने की कोशिश की, आपने ये डिमांड की कि मुझे ये चीज़ सिखाओ, लेकिन उसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ कि आपने कभी किसी अपने सीनियर से क्लिनिकल पे या कहीं पे कुछ सीखने की डिमांड की, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा सीखा या बुरा सीखा? किस तरह का आपका एटीट्यूड, किस तरह सामने वाले का एटीट्यूड रहा? हाँ जी, शेयर करें क्लिनिकल स्किल्स पे। नर्सिस की मैं आपको बात बता दूं, हमेशा याद रखना कि नर्सिस की रिस्पेक्ट हमेशा काम से होती है। नर्सिस हमेशा अपने काम से जानी और मानी जाती हैं, नर्सिस को उनके काम से पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपने क्लिनिकल स्किल्स को इन्हांस करो, पॉलिश करो और अपनी क्लिनिकल स्किल्स को जो है हाईलाइट करो, प्रोमिनेंट करो, तो उससे बहुत जगह पे आप अपनी इज्जत पाते हो, ठीक है। नर्स जो है वो हमेशा अपने काम से पहचानी जाती है, अपने यूनिफॉर्म से पहचानी जाती है, अपनी चाल चलन से पहचानी जाती है, अपनी टाइडीनेस से पहचानी जाती है, अपने बिहेवियर से पहचानी जाती है, ठीक है। नर्सिस हमेशा पोलाइट होनी चाहिए। अब ऐसे लोग भी हैं कि ऐसी नर्सिस भी होती थी और होती हैं कि जिनके पास जूनियर्स जाके काम करना चाहते हैं। जूनियर्स कहते हैं मैं तो उस बाजी की शिफ्ट आएगी ना, जब वो वाली सिस्टर आएगी ना जब मॉर्निंग पे, मैं तो उसी से सीखूंगी, वो सही सिखाती है, मैं तो फलाने वाली अपनी सीनियर से सीखूंगी, वो सही बताती है, ठीक है। वो हमें सही तरीके से काम करवाते हैं। और फिर इसी तरह जैसे कि ये कह लो कि इसी तरह ऑपोजिट भी होता है। कुछ लोग आप जितना मर्जी मेहनत करो, किसी को जितना मर्जी सिखाने की कोशिश करो, लोग खुद भी सीखना नहीं चाहते, ठीक है। और कुछ लोगों का बोलने का या सिखाने का तरीका इतना नॉन इफेक्टिव होता है कि वो भले अच्छी बात भी बता रहे हो लेकिन वो बहुत बुरी लग रही होती है, उनका बात करने का, समझाने का तरीका इतना गलत होता है। और कुछ लोगों से अगर सवाल पूछो तो पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल पे कुछ चिढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये तो सवाल ही बहुत पूछता है, ये तो क्वेश्चनिंग बहुत करता है, ये तो काम नहीं करने देता, ये तो पूछ के जलील कर देता है। इस वजह से कुछ लोग टीचर नहीं बनते क्योंकि वो ये कहते हैं कि मुझे सवालों से बड़ा गुस्सा चढ़ता है, हम जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, सुलेमान, हेमन, नेहा, नुसरत, किरण, फातिमा, सहर, मिशैल,
हुरिया सिमरा समर, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपने अपने सीनियर से कभी कोई क्वेश्चन किया कि हम ये सीखना चाहते हैं, मेरी इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, यहाँ पे क्लिनिकल पे आपका ऐसा एक्सपीरियंस कोई रहा तो आगे से रिस्पॉन्स कैसा आया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ। सबा कह रही है मैंने डिमांड की थी मगर मुझे कुछ नहीं बताया था पेट्स इमरजेंसी में, फिर मैंने ऑब्जर्व ही किया था। सबा आपने ऐसी क्या डिमांड कर दी थी? है सबा, आपने ऐसा क्या मांग लिया था? आपने कहा था मुझे आईवी लाइन लगानी सिखाओ। आपने वहाँ की नर्स का गुर्दा मांग लिया था क्या? अच्छा, मुबशरा कह रही है जी मैम, नजफ कह रही है मैम जिनके पास नॉलेज होता है वो तो खुश होके बताते हैं और जिनको नहीं आता होता वो करके भाग जाते हैं। ओह नजफ क्या बात बताइए। इमन कह रही है ऑब्जर्वेशन ही की है मैम, इस बार क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बिकॉज हमें इन्वेसिव प्रोसीजर से रोका गया था। ठीक है सबा, मैंने बोला था कि मुझे डोज वगैरह का बता दें मगर नहीं बताया था। सबा आपने किससे पूछा था? सैरिश, मैंने बहुत दफ़ा बहुत चीज़ें पूछी पर उनको खुद नहीं आता था तो बहाना बना देते थे। अब देख लो ना कि आप बंदा भी चज का चूज़ करो ना कि पूछ किससे रहे हो। अब ऐसे लोगों से भी ना पूछो जिनका 50s का नॉलेज हो, ठीक है, 50s के हों बस असाइनमेंट बनाएंगे। अब जैसे अगर जिनकी इमरजेंसी में ड्यूटी है तो वो इमरजेंसी के लिए डिमांड कर, इमरजेंसी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछ सकते हैं ये काम कैसे करना है। अब इमरजेंसी में ज़हूर है, ज़हूर से ना पूछने बैठ जाना कभी भी, ठीक है। इमरजेंसी में जावेद है, वकास है, रुबीना है, ठीक है, और इसके अलावा वो है अनिल है, ठीक है, सलमान है। इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जिनको कामों का, पुरानी चीज़ों का पता है। स्टाफ थी पेट्स इमरजेंसी की, ठीक है। तो अब अगर वहाँ पे स्टाफ थी, लड़की थी कोई, तो वो यकीनन वो कोई न्यू है, पुरानी नहीं है। तो न्यू सारी ऐसी हैं, वो कम ही बताते हैं, उनको खुद भी कम ही पता होता है। मैं सिमरा कह रही मेरी आईसीयू में ड्यूटी थी, मैंने सीनियर से वेंटिलेटर की सेटिंग का पूछा था, मुझे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल सिमरा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा क्योंकि आईसीयू में, अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि आईसीयू और इमरजेंसी में, सीसीयू में कॉम्पिटेंट लोग होते हैं और वो वहाँ पे वो लोग होते हैं जिन्हें फ़िल्टर करके लिया गया होता है और उन्हें काम आता होता है, ठीक है। तो जिन्हें आता होता है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप काम सीखना चाहते हो तो जब तक आप किसी के गोदे गिट्टों में नहीं बैठोगे कोई आपको काम नहीं सिखाएगा। अगर आपने किसी से काम सीखना है तो उसके आगे पीछे घूमो, मैं आपकी मेडिसिन लगा देती हूँ, मुझे ये चीज़ बताओ, मैं आपके साथ साथ हूँ, ठीक है। आज मैंने आज आपके साथ ही काम करना है, सिस्टर आपने मुझे ये सिखाना है, सिस्टर वो सिखाना। फिर एक और बात आपको बताऊँ कि मेरा ये तरीक़ेकार था। अच्छा लाइबा का मैसेज पढ़ लें। लाइबा कह रही है मैम अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आईवी एंड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहा था, लेकिन जैसे कि इस दफ़ा इंटर्न से तो सीनियर्स कहते थे पहले उनका राइट है सीखने का, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने दो। अब इंटर्न्स का राइट अब नहीं है, अब आपका राइट है। आज आप नहीं करोगे तो उन्होंने अपने टाइम में नहीं किया हुआ, ये आपका टाइम है सीखने का। जब वो कहते हैं, आपको कोई कहता है तो आप उन्हें बताओ कि ये हमारा टाइम है सीखने का, इंटर्न्स का काम है अब ड्यूटी करना है यहाँ पे आके, ना कि अभी भी सीखना है। वो सीखने के फेज से गुजर गए हैं, सीखने का टाइम आप लोगों का। अच्छा सिलोमा कह रही है, हुरिया कह रही सब सही नहीं पता, तो सिलोमा कह रही है मैम हमें सीनियर्स से सिखाया भी और बताया भी है।
लाइबा कहे जी मैम ऐसा ही है, बार बार कहना पड़ता है। मिशेल कह रही है मैम मैंने ज़्यादा गूगल से ही सीखा है। लेकिन आप अपनी ना जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से काम नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते मिशेल। जब आप अपने हाथ से काम करोगे तभी सीखोगे। जब आप अपने हाथ से काम करते हो 2 दफ़ा गलत होगा, 1 दफ़ा गलत होगा, 10 दफ़ा गलत होगा, लेकिन 11वीं दफ़ा आ जाएगा। देख देख के कभी भी आप काम नहीं सीख सकते। एक होती है सिचुएशन जिसमें पढ़ते हैं हम। जब आप सिचुएशन में पढ़ते हो तब आपके हाथ पैर फूलते हैं और तब आप चीज़ें करना सीखते हो, ठीक है। दूर से आपको लगेगा ये सही है। अच्छा, लाइबा कह रही है मैम उन्होंने कहा आपको परमिशन नहीं दी गई पेशेंट को हैंडल करने की। अब मैं आपको अब यहाँ पे एक बात बताऊँ, परमिशन है या नहीं है, जो शाम वाले हैं या जो नाइट वाले हैं वो अपने साथ वालों को इतना अच्छे तरीके से मैनेज करो, टैकल करो कि वो आपसे कि आपको वो काम ऑटोमेटिकली सिखाएं। समझ आई बात? उनके साथ इतनी बना के रखो कि वो आपको काम सिखाएं ही सिखाएं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, अब मैं आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताने लगी थी। जैसे सिमरा ने कहा कि अच्छा काम सिखा, अच्छी बातें सिखाई है वो, तो इसी तरह मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि जब आप किसी से काम करवाना चाहते हो, किसी से कोई काम सीखना चाहते हो, उसका तरीक़ेकार ये है कि उनको बहुत उठा के रखना पड़ता है। सिस्टर आज मैं आपके साथ मेडिसिन करवाऊँगी, आपके पेशेंट्स की भी, अपने पेशेंट्स की भी। मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। आपको तो पेशेंट नहीं मिले हुए ना, आपने कोई एक बाजी सेलेक्ट कर लेनी है कि मैं आपके साथ काम कराऊंगी, और फिर आपने जो उसके पेशेंट की मेडिसिन है जब आप उसके साथ जाके कराने लगोगी ना, वो खुशी खुशी आपको निकाल के उसमें से शॉपर में से दी जाएगी। ये इंजेक्शन बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये ड्रिप अटैच कर दो, खड़े होकर वो आपको बताती जाएगी। और फिर आपने क्या कहना है, जब आप ड्रिप मेडिसिन अटैच करो तो फिर आपने साथ साथ कहना है सिस्टर आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया वो भी मुझे बताओ। जब आप किसी का काम खुद करोगे ना सारा दिन खप के, तो वो आपको खुशी खुशी काम करवाएगा आपसे, वो आपको खुशी खुशी सिखाएगा। समझ आई बात? बेसिकली अगले बंदे को भी हेल्पर चाहिए, अगले बंदे को भी हेल्पर चाहिए होता है। तो इसलिए उन लोगों को जब आप खुद से उनके काम कर करके देते हो, भाग भाग के उनकी हेल्प करते हो, तो उन्हें नज़र आता है कि ये करना चाहता है। वो आपसे अपना काम कराने के चक्कर में साथ साथ आपको सिखाते भी जाते हैं। बेसिकली इंटरनल जो चीज़ें हैं ना वो यही हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है कि सारा दिन खड़े रहते थे और फिर जाके हम शाम में कुछ सीख के वहाँ से दोपहर को निकलते थे। अब मैं आपको बताती हूँ PIC की बात। PIC में ना जब कैबिज के पेशेंट आते हैं ना आउट होके OT से, सुबह से कैबिज किया होता, तो उसके बाद जब वो आते हैं ना 2 बजे के बाद आना शुरू हो जाते हैं, और हमारी रिसीविंग पे ड्यूटी थी कैबिज पे। और जो रिसीविंग पे ड्यूटी थी ना, रिसीविंग का मतलब OT से जब आए और रिसीव करना, तो जो न्यू लोग होते हैं ना, अब न्यू हम PIC में हम 4-5 लोग न्यू थे और हमारी रिसीविंग पे ड्यूटी थी, और एक पेशेंट को रिसीव करने में 2 से लेके शाम 7:30 तक टाइम लग जाता, इतना उसका बर्डन होता। अगर किसी के बेड पे पेशेंट रिसीव होना है तो वो यकीन करो कि एक बंदा 2 बजे से लेके 3 बजे तक जब उसने रिसीव किया है, और उसको हैंडल करने में, मैनेज करने में उसको कितना टाइम लगेगा टोटल मैनेज करने में, जब हम ये कह सकें इजीली ओवर दे सकें कि अब पेशेंट स्टेबल है। क्योंकि जैसे ही पेशेंट आया उसका हार्ट रेट, उसका पोटेशियम, उसका कैल्शियम, उसका BP और हर चीज़ मैनेज करना, ड्रेन को मैनेज करना, उसका BP और हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ABGs को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेटर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों को साथ साथ चलाना और प्लस पेशेंट की हर एक ड्रिप को साथ साथ मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप यकीन करो कि 3 से 4 घंटे लग जाते थे, और जिनकी रिसीविंग पे ड्यूटी होती थी उनको सिखाने के लिए डाल देते थे रिसीविंग पे, और रिसीविंग के ऊपर वो क्या करते थे कि 3 से 4 जितने पेशेंट भी आएंगे, हाफ पेशेंट उसका मैनेज करवा के जब अगला आया तो उस पर भाग गए, और उसका 0 से काम स्टार्ट हुआ। तो इतना हेक्टिक काम था, इतना अफरा तफरी का काम किया, उसका रिसीव किया, फिर अगले पे चले गए। और जो एक टाइम में 3 से 4 घंटे में एक बंदा एक पेशेंट को रिसीव करा था, वहीं पे एक बंदा जिसकी रिसीविंग पे ड्यूटी है वो एट अ टाइम 4 से 5 लोगों को रिसीव करवाता है। एक को रिसीव करने में ये हालत होती है, यकीन करो कि सीखने में जो 3 से 4 बंदों को रिसीव करा उसका क्या हालत होगा। जब ऑफ होके इवनिंग से जाते थे ना तो 5 सूजे होते थे, क्योंकि चाय पीने का भी टाइम नहीं था मिलता, पानी पीने का भी टाइम नहीं था मिलता, इतनी हेक्टिक ड्यूटी जाती थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ सीखना था, ठीक है। तो सीखने में इस तरह से यूज ऑफ सेल्फ आ जाता है यहाँ पे। अपने आप को डिवोट करो, अपने आप को यूज ऑफ सेल्फ की जो हमारी वो है ना स्ट्रेटजी है, फिलोसफी है, उस पर रखो।
جب تک آپ خود کو آفر نہیں کرو گے کسی کو، کوئی آپ کو نہیں سکھائے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ والی اسٹریٹجی آ جاتی ہے کہ اچھے بن کے میٹھے بن کے اگلے بندے سے کام سیکھنا ہے. کوئی آپ کو پکڑ کے یہ نہیں کہے گا ہاں جی فاطمہ اور سحر ادھر آؤ میں تمہیں کام سکھاؤں. نہیں، کسی نے بھی نہیں کہنا. آپ کو خود جا کے سیکھنا پڑے گا. آپ کو انہیں اپنا انٹرسٹ شو کرنا پڑے گا کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، پھر ہی کوئی کام سکھاتا، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے. انٹرپرسنل اسکلس میں کیا ہے؟ ڈیولپنگ انٹرپرسنل اسکلس میں بی اچیوڈ بائی اٹینڈنگ یونٹ میٹنگ voluntarily, ٹھیک ہے, for committees on the units or within the agencies and taking an active interest in the nursing units. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انٹرپرسنل اسکلس آپ کی جو اپنی اسکلس ہیں ان کو آپ کیسے ڈیولپ کرو گے؟ میں بی اچیوڈ بائی اٹینڈنگ یونٹ میٹنگس. جو یونٹ میں میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں انہیں آپ اٹینڈ کرو والنٹرلی. آپ نے بتاؤ کہ بھی جو بھی وہ بن رہے ہیں، آپ کی کمیٹیز وغیرہ بن رہی ہے، میں اس کا پارٹ ہونا چاہتا ہوں. جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بورڈ میں یونٹ کے اندر، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرو. اور جو بھی ایجنسی ہے یا آرگنائزیشن ہے ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرو. ٹیکنگ این ایکٹیو انٹرسٹ، اور انٹرسٹ اپنا شو کرو. تبھی آپ کی انٹرپرسنل اسکلس انہانس ہوں گی. پلس آپ کا جو پی آر ہے وہ بھی بڑھے گی، لوگوں کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہوں گے. سارے یونٹس کو آپ جان پاؤ گے. لوگ آپ کو ہاسپٹل میں جانیں گے، آرگنائزیشن میں جانیں گے، یونٹ میں لوگ آپ کو جانیں گے. جیسے بورڈ کے اندر پی جیز یہ وہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں. جیسے اس کی ایک انٹرپرسنل اسکل کی یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ 5 لوگ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی نہیں جانتا. لیکن جب ان پانچوں میں سے کسی ایک کو بنا دیا آپ کا گروپ کا انچارج، گروپ لیڈر بنا دیا، یا اس کو جو ہے اس کو کہہ دیا کہ یہ سب کو لیڈ کرے گا، یہ سب کو بتائے گا، سکھائے گا، اور ہر بندہ آگے پھر اس سے پہلے کویسچن کرے گا کہ جیسے یہ 5 ہیں، حلیہ ہے، شانزہ ہے، سائرہ، مشیل ہے، ذیلی ہے. ان میں سے اگر مشیل کو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ اس کو گروپ کا انچارج بنا دیا، اور میں جاتے ہوئے ایمرجنسی کے ٹیم لیڈر کو یا فیمیل میڈیکل کے ٹیم لیڈر کو بتا دیا، آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہے آپ نے مشیل کو کہنا ہے، یہ مجھے بتائے گی. تو جتنے بھی سینئرز ہیں یا جس نے بھی کوئی بات کرنی ہے وہ آ کے اس کو ڈھونڈ دیں گے. تو اس ٹائم میں یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریپریزنٹیٹر ہے. اور یہ کیا ہے؟ ساتھ میں اس کی انٹرپرسنل اسکلس انہانس ہو رہی. کیسے؟ ڈاکٹرس کے ساتھ بھی یہ بات کر رہی ہے، انچارجز کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے، ہر بندہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے. تو اس کے پبلک ریلیشن بھی بنے اور اس کی اپنی اسکلس بھی انہانس ہوئی. اس کو بات کرنے کا اندازہ ہوا، لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پبلک ڈیلنگ کا پتہ لگا. ٹھیک ہے. These activities aid in socialization in the unit and professions. تو جب آپ اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہو تو آپ کی انٹرپرسنل اسکلس بھی انہانس ہوتی ہے، پلس اس کے ساتھ آپ کی پروفیشنل اسکلس بھی انہانس ہوتی ہیں. اٹ از امپورٹنٹ ٹو آل نرسز ریگارڈلیس آف دیئر ایکسپیرینس ٹو ٹیک پارٹ ان پروفیشنل آرگنائزیشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ نرسز جو ہے نا ریگارڈلیس آف دیئر ایکسپیرینس، اپنے ایکسپیرینس کو چھوڑیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں پروفیشنل آرگنائزیشنس کے اندر ایٹ دیئر لوکل ریجن، اسٹیٹ اور نیشنل لیول. جس طرح کی بھی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے آس پاس ایریا میں، آپ کے ریجن میں یا اسٹیٹ میں کہیں بھی، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرو. پروفیشنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرو. جیسے جو ورک شاپس ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ آپ کو اکثر بتایا جاتا ہے کہ جو شوکت خانم ہے وہ BLS کروا رہا ہے، شوکت خانم کی فلانی ورک شاپس ہو رہی ہیں، وہ جا کے اٹینڈ کریں. نیشنل لیول پہ کہیں پہ بھی ہو رہی ہیں، جیسے سمپوزیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سمپوزیم وہ کرواتا ہے، آغا خان کرواتا ہے، شفا انٹرنیشنل کرواتا ہے، یا کوئی بھی پروسیجرز، کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو آپ لوگ اس میں اپنا رجسٹر کرواؤ اور وہاں پہ جاؤ اٹینڈ کرنے کے لیے، اس ادھر پارٹیسپیٹ کرو جا کے. تو اس سے آپ کے پروفیشنل جو اسکلس ہیں وہ بھی انہانس ہوتی ہیں، انٹرپرسنل اسکلس بھی انہانس ہوتی ہیں. Various methods that may be used to develop professional relationships should be emphasized during their orientation period. ٹھیک ہے. Various methods ہیں، different methods ہیں جن کو ہم یوز کر کے اپنی پروفیشنل ریلیشن شپس کو ہے اچھا ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور یہ ایمفسائز کرتے ہیں ڈیورنگ اورینٹیشن پیریڈ. آپ کا جب اورینٹیشن پیریڈ جائے زیادہ کوشش کرو کہ اسی ٹائم میں فوکس کرو اس پہ. اس کے بعد the nurses in staff development positions can be key players in assisting the nurse in developing پروفیشنل کمیونیکیشن اسکلس. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ نرسز جو ہے نا نرسز ان اسٹاف ڈیولپمنٹ پوزیشنز کین بی کی پلیئرز، ایک کی پلیئر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں ان اسسٹنگ دا نوائس نرس. ان کا پروفیشنل کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان میں ایک اچھی کوالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ایک جو ہے ایز اے کی پلیئر رول کر سکتی ہیں. کہ کیسے؟ کہ اگر آپ کسی کو اچھا گائیڈ ہی کر دیتے ہو تو اس کی بہت ساری پرابلمس ہیں
سولو ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیئر ہیں تو. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ لیکچر بھی میرا ہی آپ لوگوں کے ساتھ ہے تو اس میں پھر ہم آگے اور چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. باڈی لینگویج از امپورٹنٹ وین ڈیلیگیٹنگ. آفٹر کمیونیکیشن فیس ٹو فیس گیو اے لسٹ آف ٹاسک ان رائٹنگ اور پوسٹ اٹ ایٹ دا نیکسٹ اسٹیشن ہے. بی ولنگ ٹو چینج دا اسائنمنٹ اف دیر آر چینجز ان پیشنٹ کنڈیشن. نیو پیشنٹس آر ایڈمیٹڈ. اور ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہے آپ لوگ 5-10 منٹ کی بریک لے لو. پھر اس کے بعد آن لائن ابھی ہو جانا. پھر میں آپ کو 5 منٹ کی بریک دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اٹینڈنس لگوا لو سب لوگ. سحرالنساء نہیں آن لائن ہوتی. ہاں جی سمرا سحرالنساء کو میں نے آن لائن نہیں دیکھا. سحر کمل ہوتی ہے. کیا وجہ؟ عظمیٰ نہیں ہے آج فاطمہ نہیں ہوئی آن لائن. فاطمہ اور شیتل بھی نہیں ہے. یاسمین نہیں ہوئی آج. یاسمین ہے. ٹھیک ہے. روپ نہیں ہے. عروسہ نہیں ہے. عروسہ نہیں نظر آئی مجھے. عروسہ آپ ہو؟ علی حمزہ نہیں ہے. بشرا نہیں ہے. سحر کمل نے لیا. میں سحرالنساء کا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. شیتل میسج کیوں نہیں کیا؟ آتے ساتھ ہی جب آپ لوگ میری کلاس میں آپ جیسے ہی لاگ ان کرتے ہو فوراً سے آپ میسج مجھے ایک کر دیا کرو. ٹھیک ہے. تاکہ مجھے پتا ہو. ابھی کام جاری ساری ہے. پھر تو نہیں وہ نکل آئی. نہیں اب نہیں نکلے.